Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. This book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. And we were on the chapter called Clinical Features of Disorders of Copper Metabolism. And today we'll be beginning with the topic in this chapter called nervous symptoms. So basically we're dealing with Wilson's disease and उसके nervous symptoms हम study करने जा रहे हैं. ये chapter जो है author किया था उस वक्त मिस्टर रेगिनाल्ड केली ने. तो let's see उनका क्या कहना था इस बारे में. तो उन्होंने बताया ऑथर ने कि अकॉर्डिंग टू विल्सन कोई ऐसा कॉन्स्टेंसी नहीं देखा गया नर्वस सिम्टम्स के रिगार्डिंग फर्स्ट सिम्टम के लिए. अब ये विल्सन्स डिजीज़ या हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन ये जनरलाइज्ड बात हो रही है. तो बहुत सारे सिम्टम्स उन्होंने कहा कि एक साथ होते थे. ट्रिफलिंग इंडिस्टिंक्टनेस देखी गई थी स्पीच की, और लिटिल शेक्स और ट्रेमर्स ऐसे थे कि आते थे और चले जाते थे. स्लोइंग ऑफ ऑल वॉलंटरी मूवमेंट्स भी देखा जाता था. कभी कभी मेंटल चेंज ऑब्जर्व होते थे और साथ साथ एक चाइल्डिशनेस देखी जाती थी पेशेंट में, और साथ साथ फेसाइल लाफ्टर, यानी वो ऐसा लगता था कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, बस वो हंसता रहता था पेशेंट. और इरिटेबिलिटी देखी जाती थी, साथ साथ केप्राइस भी देखा जाता था. केप्राइस रेफर्स टू अ सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड एंड बिहेवियर. उसके बाद ऐसा ऑथर का कहना था कि बहुत सारे मंथ्स निकल सकते थे जब तक कि कुछ भी क्लियर हो कि इस पेशेंट के साथ कुछ गलत है. पहले तो ऐसे ही इग्नोर होते थे कि नॉर्मल हो रहा होगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, जो आज के युग में भी बहुत सारी डिजीज़ के साथ होता है. फिर पेशेंट के अर्ली सिम्टम्स इतने माइल्ड होते थे और इतने एवेनेसेंट होते थे, यानी एवेनेसेंट यानी जो क्विकली अपीयर होके क्विकली फेड हो जाते थे, कि वो नोटिस में भी नहीं आ पाते थे और लगता था कि आ भी जाते थे, कह रहे ये तो नॉर्मल चीज़ें चले जाएंगे. आफ्टर अ वेरिएबल पीरियड, जो कि पीरियड जो यूजुअली मंथ्स और ईयर्स का भी होता था, एक या एक से ज़्यादा सिम्टम जो है कॉन्टिन्यूस हो जाते थे और प्रोग्रेसिव हो जाते थे. तब जाके पेशेंट और उसके आसपास वाले लोगों को रियलाइज़ होता था कि नहीं, कुछ तो दिक्कत है, कोई तो डिजीज़ है, कुछ तो प्रॉब्लम है. उसके बाद जो एट फर्स्ट जो सिम्टम ज़्यादातर उस वक्त ऑब्जर्व किया जाता था वो था या तो डिसआर्थरिया या फिर कोई ट्रेमर आता था. लेकिन दोनों ही चीज़ें जो है, यानी जो स्पीच में डिफ़िकल्टी हो रही है या ट्रेमर हो रहा है, इतनी प्रोग्रेसिव हो जाती हैं और इतनी इनकैपेसिटेटिंग हो जाती हैं, यानी व्यक्ति को इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लेती हैं कि एक फुल क्लिनिकल पिक्चर जो है इस्टेब्लिश हो जाती है पेशेंट के अंदर. विल्सन ने अब खुद ये कहा था, ऐसा ऑथर का कहना है इस चैप्टर में, कि जो एस्टैब्लिश्ड क्लिनिकल पिक्चर है वो कैरेक्टरिस्टिक है किस चीज़ के लिए, विद माउथ ऑफन हेल्ड ओपन इन अ स्टीरियोटाइप्ड स्माइल. एक स्टीरियोटाइप स्माइल जब नर्वस सिम्टम्स पूरे अपने उस पर प्रचंड उस पर डेवलप हो जाते हैं, तो एक स्टीरियोटाइप स्माइल पेशेंट में रहती है. और अगर स्माइल नहीं होती है, या तो पेशेंट हंस रहा होता है, या बहुत तेज़ से लाफ कर रहा होता है, या फिर नॉर्मल स्माइलिंग होती है. वेकेंट या एक फैचुअस लुक होता है, और फैचुअस का मतलब है सिली एंड पॉइंटलेस. तो एक ऐसा लुक क्रिएट हो जाता है पेशेंट के फेस पे, जिससे धीरे धीरे डायग्नोसिस में हेल्प होता है. पेशेंट जो है अगर बैठा होगा तो एक साइड को लीन कर रहा होगा, दोनों में से किसी एक साइड को लीन कर रहा होगा. साथ साथ चारों लिम्स जो है एजिटेट हो रही होंगी बाय ट्रेमर. मोस्टली क्विक ट्रेमर्स होते हैं, फाइन ट्रेमर्स की जगह क्विक ट्रेमर्स यहाँ देखने को मिलते हैं. फिंगर्स और हैंड्स जो है कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और फ्लेक्स्ड होते हैं. ट्रंक स्टिफली हेल्ड होती है और सारे मूवमेंट्स स्लोली परफॉर्म होते हैं टू द अकम्पनीमेंट ऑफ वाइल्डर ट्रेम्युलसनेस. बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं ट्रेम्बलिंग पेशेंट में देखने को मिलती है, और सारे मूवमेंट्स इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो भी परफॉर्म होते हैं. सलाइवा हो सकता है कि ड्रिप कर रहा हो एक पार्टेड लिप से, और फेसिस जो फेशियल एक्सप्रेशंस है ऑलमोस्ट सिली हों.
यूथ जो अगर यूथ कोई इस बीमारी से सफ़र कर रहा होगा तो उसमें इम्पार्ट करेगा एक क्यूरियस और कॉम्प्लेसेंट लुक या एस्पेक्ट टू द फीचर्स, और आईज जो है अलर्ट और इंटेलिजेंट रहती हैं, ऐसा दिखता है उस पेशेंट में। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब यहाँ पे हुआ शोइंग स्मग और इन क्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट, ऐसा आंखों में उसको देखने को मिलता है यूथ में या फेशियल एक्सप्रेशंस में, पता नहीं क्या अचीव कर लिया है। तो जो राइटर के एक्सपीरियंस रहे कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस कंडीशन वो है ट्रेमर, एंड वो एवरी सिंगल पेशेंट में राइटर को देखने को मिला था, और इसके लिए उन्होंने अपना एक केस भी इलस्ट्रेट किया हुआ है। राइटर का कहना है कि SW नाम के पेशेंट थे और उनकी एज थी 22। जब कोई वो मस्कुलर एफर्ट नहीं लगा रहे थे तो वो एंटायरली स्टिल रहते थे, और ये पेशेंट मेल थे। जब वो मूवमेंट बिगिन करते थे तो या मूवमेंट करते थे तो उस वक्त नोट किया जाता था कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल ट्रेमर ऑफ द हेड होता था, एट स्मॉल रेंज पे होता था, एट अबाउट 3 बीट्स पर सेकेंड। ये मूवमेंट जो है जब ये ट्रेमर होने लगा तो इस मूवमेंट पे अटेंशन ड्रॉ होने लगी एक डिजिट को या एक लिम्ब को, कि एक डिजिट और लिम्ब में भी कमेंस होने लगा अ माइल्ड टू एंड फ्रो रिदमिकल मूवमेंट, और ये भी स्मॉल एम्पलीट्यूड का ही होता था। अब जब पेशेंट को एग्जामिन किया गया तो ये देखा गया कि जो मोस्ट फ्लोरिड यानी जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ट्रेमर देखने को मिलता था, वो एग्जामिन करते वक्त जब पेशेंट को बोला जाता था कि आप कोई भी बॉडी की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उस वक्त एक वायलेंट ट्रेमर ऑफ द एगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट, मतलब जो फॉर काम कर रही हैं और ऑपोजिट मोशन में काम कर रही हैं, वो इन्वॉल्व होके पूरा बहुत ही वाइल्ड ट्रेमर कमेंस हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था। बहुत ज़्यादा पार्ट के लिए ये सिंपल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट देखा जाता था ऑफ कंसिडरेबल एम्पलीट्यूड एंड वेरिंग रेट, most violent at the moment of exerting tension on the tendon, and it usually dies down a little after a few beats if the posture is maintained। अगर posture maintain किया गया तो बहुत ज़्यादा violent होने के बाद भी वो धीरे धीरे मर जाता था। एंड मोस्ट फ्लैपिंग ट्रेमर जो हमने पिछली बार देखा था तो वो ज़्यादातर ऐसे मूवमेंट होता है, और साथ साथ फिंगर्स का भी फाइन मूवमेंट हो जाता है जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं पीछे। तो ये देखा गया इस पेशेंट में। एंड अगर कंटिन्यूस मूवमेंट रहता भी है, if however it is a continuous movement rather than the maintenance of a static posture that is attempted, then the tremor becomes more violent and the movement even more incoordinate as he attempts to overcome it। यानी एक बार आपने कोई स्टिमुलस देके अगर पोस्चर मेंटेन कर लिया तो ट्रेमर धीरे धीरे डाई डाउन हो गया, लेकिन आप वही मूवमेंट बार बार किए जा रहे हो जिससे ट्रेमर इनिशिएट हो रहा है, तो वो ट्रेमर और ज़्यादा वायलेंट होता जाता था और ज़्यादा रैपिड मूवमेंट देखने को मिलते थे उस पेशेंट में। और जो अदर मसल्स थी वो टेक पार्ट इन एसोसिएटेड मूवमेंट एंड अटेम्प्ट्स टू टच हिज नोज अगेन में एंड अप विद द हेड नॉडिंग एंटेरो पोस्टीरियरली, द ट्रंक शेकिंग वायलेंटली एंड बोथ लेग्स बैंगिंग द बेड। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि यदि नोज़ को टच करने का मूवमेंट किया और उसमें ट्रेमर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि बाकी बॉडी की मसल्स रेस्ट पे हैं, बाकी मसल्स भी धीरे धीरे इनिशिएट हो जाती थी और हेड का रैपिड मूवमेंट शुरू हो जाता था, ट्रंक का मूवमेंट शेक होना शुरू हो जाता था और दोनों लेग्स जो है बैंग करने लगता था पेशेंट अपनी बेड पे, तो मतलब पूरी ही बॉडी ही हिल जाती थी। मूवमेंट जो है मोस्ट वायलेंट होता था एट द प्रॉक्सिमल रेदर देन एट द डिस्टल जॉइंट्स, which again makes the limbs perform wild sweeps, while the fingers may be either still or flexing and extending at the metacarpophalangeal joints only। तो ज़्यादा वायलेंट प्रॉक्सिमल उस पे जॉइंट से rather than distal पे, और लिम्स जो है वाइल्ड स्वीप्स परफॉर्म कर रही थी और फिंगर्स जो है फ्लेक्सिंग और एक्सटेंशन परफॉर्म कर रही थी मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स पे, जो मैंने अभी फ्लैपिंग ट्यूमर्स के केस में एक्सप्लेन किया था। सिमिलर मूवमेंट होता था, पेशेंट जो है बेड पे बैठ सकता था, लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट अटेम्प्ट करता था टू स्टार्ट द मोशन अगेन, उनकी पूरी ट्रंक फिर से बैकवर्ड फ्लंग करने लगती थी और उसके बाद
आगे को आने लगती थी, मतलब आगे पीछे आने लगती थी, फॉरवर्ड ऑन टू हिज नीड्स, बट फाइनली ही ओवरकम्स दिस मोर वायलेंट element and he can maintain the sitting position with a mild rhythmic 3 a second tremor of the trunk. मतलब इनिशियली जब वो बैठने की कोशिश करता था और टू और फ्रो बहुत तेज जा रहा है, लेकिन जब वो स्टेबल पोजीशन में रहने की कोशिश करता था तो बहुत थोड़ा थोड़ा ट्रेमर रहता था, लेकिन वो बैठ सकता थे पेशेंट. ये एग्जामिनेशन में पाया गया. सिंपल एक्ट ऑफ हिटिंग अ टेंडन विद अ पेटला हैमर इज लाइबल टू इनिशिएट द ट्रेमर. इतना भयंकर उस पेशेंट में ट्रेमर था कि हालांकि इस पेशेंट में ट्रेमर ऑफ टंग नहीं देखा गया था. आगे इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर ऑथर ने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ऐसे ट्रेमर्स हर किसी में होते हैं या नहीं होते हैं. सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाकी इस केस से हमको देखने को मिला कि कितने अगर ट्रीटमेंट के बिना ये डिजीज़ रहे तो कितने भयंकर नर्वस सिम्टम्स से पेशेंट को सफ़र करना पड़ सकता है. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय, टेक केयर.